आज हम एचटीएमएल के अंदर जो लिस्ट होती है उसको पढ़ने वाले हैं और कमेंट्स को पढ़ने वाले हैं। दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वेब डिज़ाइनिंग है और वेब के स्ट्रक्चर के अंदर दोनों चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। कमेंट्स का एक अलग पर्पस है और लिस्ट का एक अलग पर्पस है, दोनों को हम वन बाय वन देख रहे होंगे। तो आज के लेक्चर की जो हम स्टार्ट करेंगे वो लिस्ट के थ्रू स्टार्ट करेंगे, लिस्टिंग होती क्या है, ठीक। तो सबसे पहले लिस्ट के ऊपर बात करें तो लिस्ट होता क्या है। नॉर्मली जो आपके पास आइटम्स होते हैं जो कि मल्टीपल टाइम प्रिंट हो रहे होते हैं, जैसे कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट के नेम पड़े हुए हैं या स्टूडेंट्स के नेम हैं या कोई भी ऐसा आइटम जो कि आप वन बाय वन डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, तो उसके साथ नॉर्मली क्या होता है कि एक लिस्ट के थ्रू क्रिएट हो रहे होते हैं। वहाँ पे एक लिस्ट होती है कि आइटम नंबर 1 ये, आइटम नंबर 2 ये, आइटम नंबर 3 ये। यानी अगर आप चाहते हैं कि अपने डेटा के साथ, अपने कंटेंट के साथ एक नंबरिंग ऐड कर दें या उसको एक लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो वो किस तरीके से हम कर रहे होंगे एचटीएमएल के अंदर, उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखा जाए तो एचटीएमएल के अंदर 3 टाइप की लिस्ट होती है, तो मैं तीनों वन बाय वन बताऊंगा। सबसे पहले एक हेडिंग क्रिएट कर दूंगा और यहाँ पे पहले मैं अपनी लिस्ट का नाम लिखूंगा जो कि मेरे पास है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट ये पहली लिस्ट है हमारे पास, तो इसलिए हमने एक हेडिंग क्रिएट कर दी ऑर्डर लिस्ट। ये लिस्ट बनती कैसे है, इसके लिए आपके पास एक टैग अवेलेबल है ओएल का, ठीक है। ओएल स्टैंड करता है ऑर्डर लिस्ट से, ठीक है। जैसे आप ऑर्डर लिस्ट का ओएल ओपन करेंगे, ओएल क्लोज करेंगे, इट्स मीन कि यहाँ पे एक आपने एक एरिया डिफाइन कर दिया जिसके अंदर आप अपनी ऑर्डर लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। अब ये है कि लिस्ट के अंदर ये आपके पास ऑर्डर लिस्ट हो या अनऑर्डर लिस्ट हो, कोई सी भी लिस्ट हो, लिस्ट के अंदर एक आइटम तो होता नहीं है, लिस्ट के अंदर होते हैं मल्टीपल आइटम्स। तो वो मल्टीपल आइटम हम किस तरीके से उस लिस्ट के अंदर सेट कर रहे होंगे, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको ओएल के अंदर आना है, इस टैग के अंदर रहते हुए यहाँ पे आपको एक और मजीद टैग ओपन कर लेना, एल आई का टैग। ये एल आई का टैग काफी इंपॉर्टेंट टैग है और ये डिस्क्राइब कर रहा होता है कि ये आपका लिस्ट का आइटम है। यानी लिस्ट के अंदर मल्टीपल आइटम होंगी तो इसका मतलब ये है कि जितने आपके पास आइटम्स है उतनी दफा आपको एल आई यूज करना पड़ेगा ओ एल के अंदर रहते हुए, यानी अपनी लिस्ट के अंदर रहते हुए आपको आइटम क्रिएट करने पड़ जाएंगे। तो मैंने पहला एल आई क्रिएट किया और उसके अंदर कुछ भी आइटम लिख दूंगा, फॉर सपोज आइटम 1 कर दिया इस तरीके से मैंने, और देन हम आगे बढ़ते हैं, इसको आइटम 2 कर दिया मैंने, और इसी चीज को मैं मल्टीपल टाइम कॉपी करता हूँ, आइटम 3, और लास्ट के अंदर एक और आइटम मैं जनरेट करता हूँ आइटम 4 के नाम से, आइटम 4। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 4 दफ़ा एल आई प्रिंट किए हैं और चारों के अंदर एक स्पेसिफिक हमने आइटम या कोई भी कंटेंट हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे आपका कोई भी कंटेंट आ सकता है, ऑब्जेक्ट टू यू। फिलहाल कितनी सारा डाटा मेरा जो है ओएल के अंदर। अब जरा इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इससे हमारे ब्राउजर के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा होगा और बेसिकली ये प्रिंट किस तरीके से हो रही होगी हमारी लिस्ट हमारे वेब ब्राउजर के ऊपर। तो मैं ओपन इन ब्राउजर के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तो हेडिंग, यहाँ पे बेसिक से जो मैंने हेडिंग क्रिएट कर दी यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट की H2 आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या ऑर्डर लिस्ट का टैग ओपन हुआ है, देन उसके अंदर आइटम्स पड़े हैं। तो देखिए किस तरीके से इसने हमारी लिस्ट को और आइटम को जनरेट करवाया, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक इसने एक अलाइन के तौर पे सारे मेरे आइटम को प्रिंट किया, आइटम नंबर 1 2 3 एंड 4, ठीक है, वन बाय वन डिस्प्ले किया। और साथ ही साथ हर आइटम से पहले उसने काउंटिंग का नंबर भी ऐड कर दिया, आइटम नंबर 1 2 3 4, और साथ में डॉट भी ऐड कर दिया। जो नंबर सब कुछ हो रहे हैं ये आप देख सकते हैं, कहीं पे भी हमने अपने कोड में नहीं लिखे, नंबर्स ऑटोमेटिक आए। नंबर्स क्यों आए, क्योंकि हमने यहाँ पे ओ एल लिस्ट को क्रिएट किया था, यानी ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट किया। ऑर्डर लिस्ट से होगा क्या, हर आइटम से पहले ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जो है हमारा कुछ नंबर जनरेट करके दे देगा। तो ये नंबर्स ऑटोमेटिक होंगे कि अगर आप यहाँ पे एक आइटम को बढ़ाते भी है ना, फॉर सपोज मैं यहाँ पे एक आइटम लिखता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा जस्ट अनदर आइटम, ठीक है, यानी मैंने आइटम की क्वांटिटी के अंदर एक मजीद आइटम का इजाफा कर दिया, मैंने सेव किया मैंने, और जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आइटम आपके पास एक और ऐड हो जाएगा और ऐड हुए आइटम के साथ एक स्पेसिफिक नंबर भी ऐड होगा जो कि ऑटोमेटिकली चलता हुआ होगा। इस तरीके से अगर आप आइटम को रिमूव भी करेंगे कोई सा आइटम को तो नंबर्स ऑटोमेटिकली सॉर्ट भी हो जाएंगे। अभी 5 आइटम है तो 5 नंबर आ रहे हैं, 4 होंगे तो 4 नंबर्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे, यानी जो नंबरिंग हो रही है ये ऑटोमेटिक हो रही है। ये होती है आपके पास ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं। तो हम डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं अनऑर्डर लिस्ट की तरफ, जो कि हम कह सकते हैं आप इसका जस्ट अपोजिट है। तकरीबन इसी तरीके से काम होगा, 90% काम सेम है, बस एक जो है वर्ड का फर्क है जिसके थ्रू ऑर्डर लिस्ट से वो लिस्ट जो है अनऑर्डर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो उस लिस्ट से पहले तो मैं एक हेडिंग क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, उस हेडिंग का नाम होगा अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। अच्छा, अब ये लिस्ट किस तरीके से बनेगी, जिस तरीके से हमने ओएल बनाया था यानी ऑर्डर लिस्ट बनाई थी उसी तरीके से मेरे पास अनऑर्डर लिस्ट भी क्रिएट होगी। ये किस तरीके से क्रिएट होगी, इसके लिए आपको एक टैग चाहिए, उस टैग का नाम है यूएल, सॉरी यूएल, और इस यूएल के अंदर रहते हुए आपको क्रिएट करना है मल्टीपल एल आई है, क्योंकि यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी क्या होगा, ऑब्वियसली बात है आइटम तो होंगे आपके, तो आइटम के लिए वही टैग यूज होगा जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था। और यहाँ पे हम आइटम 1 इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं काम करता हूँ यहाँ पे तीनों आइटम बाकी के जो हैं उनको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा।
अभी आप देख सकते हैं दोनों के अंदर फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे OL है और यहाँ पे UL है, बाकी जो आइटम्स है जो इधर से वही सेम आइटम आपके पास इधर भी अवेलेबल है। आइटम जो होते हैं दोनों लिस्ट के सेम होते हैं, बस जो उनका पेरेंट होता है यानी जो उनकी टाइप होती है वो चेंज होती है, यहाँ पे OL टाइप और यहाँ पे UL टाइप है। सेव कर लिया, और सेव करने के बाद मैं आपको उसका रिव्यू दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट जो है ऑलमोस्ट सेम तरीके से प्रिंट हो रही है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे जो ऑर्डर लिस्ट थी उसके अंदर आपके पास नंबर्स आ रहे थे ऑटोमेटिकली, और उसी तरीके से जो अनऑर्डर लिस्ट है यहाँ पे आपके पास कोई नंबर्स नहीं आ रहे। ठीक है, कोई आपके पास ऑर्डर नहीं है कि 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे बुलेट्स ऐड कर दिए इसने, ऑटोमेटिकली कुछ सिंबल्स ऐड कर दिया, जिसके थ्रू भी आपके लिस्ट जो है क्रिएट हो सकती है। तो ये भी चीज़ अवेलेबल है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर कि आप जो है दोनों में से कोई सी भी लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आप हर आइटम से पहले उसका नंबर, उसका जो है क्वांटिटी प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप ये ऑर्डर लिस्ट को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं सिंपल आइटम प्रिंट हो जाए तो उनके साथ नंबर प्रिंट ना हो, तो आप यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ में लेके जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी टाइप की लिस्ट पे आने से पहले मैं बात करता हूँ उसके कुछ एट्रीब्यूट्स की, कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं जो कि हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले एट्रीब्यूट होता है टाइप का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम नॉर्मली ऑर्डर लिस्ट के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। ये ऑर्डर लिस्ट का एट्रीब्यूट है, ठीक है। UL के अंदर इसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं नॉर्मली, हम इसको OL में यूज़ कर रहे हैं। तो ऑर्डर लिस्ट में आते हैं, और अभी अगर आप देखें कि जो ऑर्डर आ रहा है वो 1 2 3 4 इस तरीके से आ रहा है, ठीक। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ उसके ऑर्डर को चेंज करना, ऑर्डर को चेंज करना मतलब यहाँ पे ये है कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे ऑर्डर 1 2 3 4 में नहीं आए, ऑर्डर अल्फाबेटिकल आए, यानी कि आइटम नंबर A, आइटम नंबर B, आइटम नंबर C, कुछ इस तरीके से ऑर्डर आ जाए। तो यानी मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि HTML की जो बाय डिफॉल्ट नेचर है उसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट नेचर क्या 1 2 3 में आइटम लेके आएंगे, लेकिन मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। वो चेंजेस किस तरीके से अप्लाई होगी, आप OL के अंदर आएंगे, जो आपका ओपनिंग टैग है, क्योंकि आपको पता है हमेशा जो एट्रीब्यूट होते हैं, अलाइन का एट्रीब्यूट हो या टाइटल का एट्रीब्यूट हो, या लास्ट टाइम हमने इमेज पढ़ी थी तो इमेज के अंदर सोर्स वगैरह के एट्रीब्यूट पढ़े थे, जो भी एट्रीब्यूट होते हैं वो स्टार्टिंग टैग के अंदर आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे OL जो है इसका स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है। अब स्टार्टिंग टैग में आएंगे और यहाँ पे यूज करेंगे एट्रीब्यूट, उसका नाम है टाइप का, टाइप इक्वल डबल कोट्स, ठीक है। ये टाइप का एक एट्रीब्यूट है। अब इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी टाइप की, तो अगर फॉर सपोज मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ कैपिटल A जस्ट, और कुछ नहीं लिखता, यानी ऑर्डर लिस्ट के टाइप के कैपिटल A, तो इट्स मीन ये अल्फाबेटिकल लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और अल्फाबेट भी जो होंगे वो कैपिटलाइज होंगे। सेव किया, और सेव करने के बाद मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं वही जो मेरा ऑर्डर था 1 2 3 का वो चेंज हो गया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, और अल्फाबेट भी आपके पास जो है कैपिटल है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कैपिटल अल्फाबेट ना आए, स्मॉल अल्फाबेट आए, तो वो भी बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। सिंपल आपने जहाँ पे कैपिटल A को यूज़ किया था वहाँ पे कैपिटल A के बजाय स्मॉल A को प्रेफर कर लेंगे। तो स्मॉल A से क्या हो जाएगा, आपके आइटम्स जो हैं वो स्मॉल अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ होती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे ऑर्डर लिस्ट के अंदर, ठीक है। और साथ साथ हमने, अगर आप यहाँ पे 1 लिख देंगे सिंपल जस्ट इस तरीके से, यानी ऑर्डर लिस्ट के टाइप क्या 1 है, तो ये चीज़ आपको पहले से पता है कि जो ऑर्डर लिस्ट बनती है 1 2 3 की काउंटिंग के साथ ही बन रही होती है। तो 1 2 3 4 ये तो नॉर्मली आ रहा है जिस तरीके से, अगर आप टाइप नहीं भी डिफाइन करेंगे तब भी ये 1 2 3 का ऑर्डर तो बाय डिफॉल्ट भी आ रहा होता है। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे सिंपल आई, तो आई आपके पास जो है ये डिफाइन कर रहा होता है, जो रोमन काउंटिंग होती है ना उसको डिफाइन कर रहा होता है। आप इसको सिंपल कर देंगे टाइप इक्वल टू आई, तो रिफ्रेश करके दिखाऊं मैं आपको, आपकी वही लिस्ट जो है नंबर्स तो है लेकिन ये रोमन नंबर्स के अंदर काउंटिंग हमारे पास ऐड हो गई है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे इसको कैपिटल आई कर देंगे तो आपका जो टाइप है लिस्ट का जो ऑर्डर है वो कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल रोमन काउंटिंग के अंदर, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हम जो है ऑर्डर लिस्ट के ऑर्डर्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आप ऑर्डर के चेंज नहीं करना चाहते हैं, सिंपल रखना चाहते हैं, मैं टाइप को हटा देता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर आएगा वो 1 2 3 का ही ऑर्डर आ रहा होगा। तो इसको हमने इस तरीके से मैनेज कर लिया। सेकंड एट्रीब्यूट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें यह है कि मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे 1 कर लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि 1 2 3 काउंटिंग आ जाए, और 1 2 3 की जो काउंटिंग है वो 1 से नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ काउंटिंग जो स्टार्ट हो डायरेक्ट स्टार्ट हो 50 से। यानी मैं अभी तो बाय डिफॉल्ट काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 1 2 3 इस तरीके से हो रही है, लेकिन हम चाह रहे हैं बाय डिफॉल्ट जो काउंटिंग हो वो किसी स्पेसिफिक लेटर से किसी स्पेसिफिक नंबर से स्टार्ट हो, जैसे कि 10 से स्टार्ट हो, 50 से स्टार्ट हो, 100 से स्टार्ट हो, ठीक है। स्टॉकली अप टू मी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा स्टार्ट, एक एट्रीब्यूट होता है स्टार्ट का, और यहाँ पे लिखता हूँ फॉर सपोज 10, नंबर कोई भी हो सकता है आपका। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ऑर्डर लिस्ट बन रही है उसके अंदर जो ऑर्डर होगा 1 2 3 इस तरीके से ऑर्डर होगा, और जो ऑर्डर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा डायरेक्ट 10 से, यानी पहला आइटम आएगा उसको ऑर्डर मिलेगा 10 का, दूसरे को मिलेगा 11 का, फिर 12, इस तरीके से ऑर्डर आपके कंटिन्यू आगे बढ़ लोगे। तो देख सकते हैं आप जो है ऑर्डर भी बाय डिफॉल्ट चेंज कर सकते हैं। ये भी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे रोमन
काउंटिंग बाय दूंगा, जैसे आई लिख दिया मैंने तो देखिएगा फिर देख सकते हैं। तो ये रोमन का भी ऑर्डर इसने चेंज कर दिया, क्योंकि काउंटिंग आपको पता है 10 यहाँ पे 10 लिखा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि 10 डिजिट का इसने 10 डिजिट को स्किप करके आ गया, इसने काउंटिंग स्टार्ट करी हमारी। तो ये होती है आपके पास ऑर्डर लिस्ट, और ये होती है आपके पास अनऑर्डर लिस्ट, जो कि हमने काफ़ी डिटेल में देख ली। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लिस्ट की तरफ, जो कि हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूज़ वो कम हो रही होती है, मुश्किल वो थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन यूज़ कम हो रही होती है। यूज़ जो है ऑर्डर और अनऑर्डर ही हो रही होती है। तो अब जो लिस्ट आपके पास बाकी है उसको मैं डिफाइन कर दूंगा यहाँ पे। पहले एक हेडिंग क्रिएट कर देंगे जिसके ऊपर हम नाम लिख देंगे, उसका नाम जो है वो है डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन। दो नाम है इसके, आप कुछ भी कह सकते हैं, डेफिनेशन लिस्ट भी कह सकते हैं उसको और डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इसमें रेयर केसेस में यूज हो रही होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। इसका यूज़ वहाँ पे होता है जब आप देखते होंगे नॉर्मली इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर कोई वर्ड लिखा हुआ है, उसके आगे उसकी छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई कि ये वर्ड है क्या, कि नाउन है, वर्ब है, क्या है। उसी तरीके से कोई साइंटिफिक पेपर पढ़ते हैं या कोई साइंस की बुक पढ़ लेते हैं, उसमें कोई फार्मूला लिखा हुआ है आपके पास, तो उसके फार्मूला के बाद थोड़ा सा स्पेस आता है और स्पेस के बाद उसको डिफाइन कर दिया जा रहा होता है कि इसकी मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। तो अगर आपको उस तरीके की लिस्ट क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको यूज में लेनी पड़ेगी डेफिनेशन लिस्ट या तो फिर डिस्क्रिप्शन लिस्ट, दोनों एक ही होती है। तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा अलग होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे यूज करेंगे डीएल का टैग। डीएल स्टैंड करता है डेफिनेशन लिस्ट, और डेफिनेशन लिस्ट के अंदर हमेशा दो आइटम होते हैं, यानी डेफिनेशन लिस्ट के अंदर दो आइटम मिलकर एक आइटम बना रहे होते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे एल आई था ना, एक आइटम है, ये सेकंड आइटम है, ये थर्ड आइटम है, और ये आपके पास जो है लास्ट वाला फोर्थ आइटम। तो यहाँ पे आपके पास टोटल फोर्थ आइटम अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक आइटम को बनाने के लिए भी आपको एटलीस्ट दो एलिमेंट का नीड होगी। तो दो एलिमेंट कौन कौन से होंगे, एक होगा आपके पास डी का एलिमेंट। डी स्टैंड करता है डेफिनेशन टर्म, कि डेफिनेशन की टर्म क्या है, हेडिंग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फोर्थ सपोज लिखते हैं HTML, ये मेरे पास एक हेडिंग है। और उसके बाद एक और टैग आता है जो कि इस टर्म को डिफाइन कर रहा होता है, उस टैग का नाम होता है DT। DT का जो टैग होता है वो डिफाइन करता है डेफिनेशन का डेटा। इसका मतलब होता है डेफिनेशन का डेटा क्या है। तो यहाँ पे आप जो है इसको स्पेसिफाई कर दे, जो भी आपने ऊपर हेडिंग डाली, जैसे HTML डाली तो मैं इसके फुल फॉर्म यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं एक और आइटम चाहिए, अब देखो यहाँ पे नजर दो आइटम आ रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली मिलके एक ही आइटम बनता है, यानी डेफिनेशन की हेडिंग और डेफिनेशन का डेटा मिलके एक आइटम बना रहे होते हैं। उसी तरीके से अगर मेरे को एक और आइटम चाहिए तो मैं यहाँ पे दोबारा से DT ऐड करूंगा, और DT के अंदर मेरी टर्म आ जाएगी, और सपोज CSS आ गई मेरी टर्म, और इसकी जो डिफाइनिंग होगी वो मैं नीचे कर दूंगा DT के अंदर आके, और यहाँ पे डिफाइन करूंगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। ये मैंने इसको डिफाइन कर लिया, यानी एक आपके पास टेक्निकल वर्ड है और उसकी एक फुल फॉर्म लिखी हुई है, उसी तरीके से सेकंड वर्ड आई है उसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है। तो टोटल दिखाएंगे तो आपके पास दो आइटम CSS और HTML, इस तरीके से दो आइटम है। अब ये प्रिंट किस तरीके से हो रहे होंगे उसको हम देख लेते हैं। सेव किया मैंने, और सेव करने के बाद यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली एक मेरे पास एक हेडिंग क्रिएट हुई है HTML की, जो कि मैंने पहले ऐड किया था यहाँ पे HTML, और उसके बाद उसकी हेडिंग उसका डिफाइन हुआ था डेटा। तो यहाँ पे HTML आया, और उसके बाद ऑटोमेटिक स्पेस आ गया, थोड़ा सा मार्जिन क्रिएट हो गया, और मार्जिन के बाद उसको डिफाइन कर दिया गया। उस तरीके से CSS आया, और CSS के बाद भी स्पेसिफिक मार्जिन क्रिएट हुआ, और मार्जिन के बाद उसको थोड़ा सा बॉटम पैकेट डिफाइन कर दिया गया। यही चीज़ अगर आप कंटिन्यू करेंगे, मैं एक दो दफ़ा और उसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। आइटम अगर मैं बढ़ाता हूँ अपने DT ऐड किया मैंने, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं PHP, जो कि एक और लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि हम वेब डेवलपमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं। इसकी फुल फॉर्म डिफाइन कर दूंगा, प्री प्रोसेसर हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और एक और आइटम ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे DT के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास जो है देखा जाए तो टैग कितने यूज किए, मैंने 8 टैग यूज किए, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे आइटम 4 ही है आपके पास, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पे दो आइटम मिलकर एक आइटम क्रिएट कर होते हैं। सेव किया आपने और रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं आप लोग हर आइटम के आगे उसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन डिफाइन हुई थी, जो कि हमने डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन लिस्ट को यूज करते हुए बनाया है। आई होप ये बात समझ में आई होगी, इतनी मुश्किल नहीं है चीज़ें, लेकिन यह है कि हम इसको अलग अलग सीरियलों में अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो उसको उसमें हम UL को और LI को यूज कर, UL को और OL को यूज कर रहे होते हैं, जो कि ऑर्डर लिस्ट और अंडर लिस्ट होती है, लेकिन हम सम टाइम जो है डेफिनेशन लिस्ट को भी यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने इस टॉपिक को अपने कवर अप कर लिया कि डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, और अंडर लिस्ट आपके पास क्या होती है।
उसके बाद हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि कमेंट्स के हवाले से। कमेंट्स इतने मुश्किल नहीं होते, ठीक है, कमेंट्स का बस कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ तो इसका होता नहीं है, लेकिन इसका यूज़ जो है डेवलपमेंट साइड पे ज़्यादा होता है, टेस्टिंग साइड पे ज़्यादा, डिबगिंग साइड पे इसका जो है यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। आउटपुट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आ रहा होता इसका, कैसे कमेंट्स को हम यूज़ करते हैं। पहली बात ये, कमेंट्स होते क्या? कमेंट्स बेसिकली आपका एक होता है रफली वर्क के, अभी आप जो कोड कर रहे हैं, आपने नोट किया होगा, जो एचटीएमएल में हम कोड कर रहे हैं उसका एज इट इज इम्पैक्ट हमारे हमारे वेब पेज के ऊपर आ रहा है, हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे कोड के अंदर कोई ऐसा रफ वर्क आ जाए जो कि मैं चाहता हूँ मेरे कोड में रहे भी, यानी मेरे लिए कोई वर्क हो वो मेरे कोड में रहे भी, लेकिन वो डिस्प्ले भी ना हो रहा हो, किसी भी रीजन की वजह से मैं चाहता हूँ तो डिस्प्ले ना हो लेकिन स्टिल मेरे पास वो मौजूद रहे कोड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। फॉर सपोज मेरे पास एक कोड है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। फॉर सपोज यहाँ पे कि मैं एक पैराग्राफ लिख जैसे रैंडम से पैराग्राफ मैंने जनरेट करवा लिया, सेव किया, ये मेरे फॉर सपोज कोई वर्किंग है, मेरा आपको अपना कोई वर्क है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा, इसको टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे ना तो कोई हेडिंग है ना तो कोई पैराग्राफ है, लेकिन स्टिल अगर आप इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो पेज के ऊपर ये डिस्प्ले हो रहा होगा विदाउट एनी टैग, यानी मैंने इसको डिस्क्राइब नहीं किया ये है क्या चीज़, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है क्योंकि वर्डिंग लिखी है तो वर्डिंग एज इट इज प्रिंट कहती है। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि वर्डिंग लिखी भी रहे और मेरे पास डिस्प्ले भी ना हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें नीड होगी कमेंट्स की। कमेंट्स क्या करते हैं, हमारे कोई भी एरिया, कोई भी टेक्स्ट, हमारा कोई भी डेटा जो कि आप चाहते हो कि लिखा रहे हमारे पेज के अंदर, लेकिन ब्राउजर के ऊपर आके वो डिस्प्ले ना हो, तो उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, उसको कमेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ये सारा कोड है, हम चाहेंगे इस कोड को, अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दें कमेंट के अंदर, तो वो कैसे करेंगे। कमेंट्स आप लिखने के लिए सिंटैक्स होता है, उसका नोट कर लें, लेस देन एक्सक्लेमेशन का साइन आएगा, उसके बाद 2 टाइम डैश आएगा। अब जैसे मैंने 2 टाइम डैश को ऐड किया, सारा जो कोड है उसके बाद का सारा ग्रे हो गया, इट्स मीन के सारा कोड आपका कमेंट्स हो गया, यानी सारा कोड आपका इग्नोर हो जाएगा, सारा कोड आपका एक तरीके से कमेंट्स हो गया। लेकिन मुझे सब कुछ कमेंट नहीं करना, मुझे सिर्फ यहाँ तक का कोड कमेंट करना था, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद दोबारा से 2 टाइम डैश को ऐड करूँगा, यानी माइनस सिंबल, और उसके बाद ग्रेटर देन का सिंबल ऐड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, मेरा जहाँ तक मैंने अपना एरिया डिफाइन किया कमेंट्स का, ये सारा कोड आपका ग्रे हो गया। ग्रे मीन ये कमेंट हो चुका है, अब ये ब्राउजर के ऊपर कभी भी डिस्प्ले नहीं होगा, स्टिल लिखा हुआ है, टेक्स्ट हमारा मौजूद है, लेकिन ये डिस्प्ले नहीं होगा। ब्राउजर क्या करेगा, इस कमेंट को पढ़ेगा, कमेंट को पढ़ के समझ जाएगा कि हाँ भाई इस चीज़ को मुझे इग्नोर कर देना है, इसको मुझे डिस्प्ले नहीं करवाना। सेव किया और सेव करने के बाद रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो देख सकते हैं आप लोग, वो जो कमेंट मैंने एरिया किया हुआ था उस एरिया को उसने स्किप कर दिया है, ठीक है, एक तरीके से इसने इग्नोर कर दिया और आगे बढ़ गया। और ज़रूरी नहीं है आप नॉर्मली अपने रैंडम टेक्स्ट को ही कमेंट करें, आप अगर आप चाहते हैं, जैसे कि ये एक आइटम है मेरे पास, ये 3 वाला आइटम, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ 3 वाले आइटम को मैं कमेंट कर दूँ, मतलब लिखा भी रहे मेरे पास लेकिन डिस्प्ले भी ना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे लेस देन, वही कमेंट वाला एरिया आएगा जो वर्किंग होती है आपकी, एक्सक्लेमेशन 2 टाइम डैश, और यहाँ पे आने के बाद लास्ट में आएंगे टैग के 2 टाइम डैश ग्रेटर देन। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपको कोई भी टैग हो, आपका H1 का टैग हो, हेडिंग्स हो, इमेजेस हो, पैराग्राफ हो, कुछ भी हो, कोई भी कंटेंट हो आपका, वो इस तरीके से कमेंट हो सकता है। तो अब क्या होगा, आपके पास जो प्रिंटिंग होगी जैसे इस तरीके से होगी कि आइटम नंबर 1 प्रिंट होगा, आइटम नंबर 2 प्रिंट होगा, उसके बाद आइटम नंबर 3 को पढ़ेगा, इग्नोर कर देगा, बोलेगा नहीं ये तो कमेंट है, मुझे प्रिंट नहीं करना, और डायरेक्ट आइटम 4 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। सेव किया आपने, यूज़ किया, तो आप देख सकते हैं आइटम नंबर 3 जो है स्किप हो चुका है। अब क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, सर कमेंट्स को हम यूज़ क्यों करते हैं, कमेंट जब डिस्प्ले ही नहीं हो रहे तो हम लिखें क्यों। तो समटाइम ऐसा होता है भाई, कोई हमारा कोड होता है जो कि हमने लिख दिया तो वो एरर जनरेट कर रहा है, टेम्परेरी तौर पर हम चाहते हैं उस कोड को रिमूव कर देना, मतलब हाइड कर देना, हम चाहते हैं रिमूव भी ना हो कोड को, लिखा रहे लेकिन हाइड कर देना चाहते हैं उस कोड को, या कोई हमारा रफ वर्क है, ठीक है, हमने कुछ अपने लिए डिस्क्राइब किया हुआ पेज के अंदर कि हमारा कुछ वर्क है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि चाहते हैं आप डिस्प्ले ना हो लेकिन लिखी रहे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसको कमेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर आज कंप्लीट होता है, ठीक है। हमने चीज़ों को काफ़ी पढ़ लिया, जो हमारा टॉपिक था, फिर नेक्स्ट क्लास में आके हम टेबल्स वगैरह को डिस्कस कर रहे होंगे और आगे चीज़ों को फर्दर लेके चल रहे होंगे, ठीक है। तो फिर आगे जो है नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।